नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग स्टूडियो में। लर्निंग स्टूडियो में आज हम जानेंगे साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में और दूसरा दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। यहाँ दूसरे शब्द में ही इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसी अर्थ में कौरवी का भी प्रयोग कुछ लोग करते हैं। जब हिंदी खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद है। मतलब विभिन्न विद्वानों का इसमें मतभेद है। कुछ लोगों ने खड़ी बोली का अर्थ खरी, प्योर अर्थात शुद्ध माना है और दूसरों ने खड़ी बोली को स्टैंडिंग। कुछ अन्य लोगों ने इसका संबंध खड़ी बोली में अधिकता से प्रयुक्त खड़ी पाई तथा उसके ध्वन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जोड़ा है। अभी तक यह प्रश्न अनिश्चित है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है तथा इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है और इसमें नाटक, लोकनाथ, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनका काफी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। प्राचीन अपभ्रंश की कविता में ही खड़ी बोली का रूप दिखाई देने लगा था। अवधी और व्रज के समान प्राचीन होने पर भी उसे मध्यकालीन साहित्य में उचित स्थान नहीं मिला। कारण चाहे इसे भक्ति का अवलंबनता का ही क्यों न हो। खड़ी बोली सामान्यतः एक बहुत बड़े क्षेत्र की व्यवहारिक बोलचाल की भाषा थी। खड़ी बोली का सबसे शुद्ध और परिष्कृत रूप अमीर खुसरो की कविता में मिलती है। खुसरो का समय 1255 से 1315 ईस्वी के मध्य माना जाता है। खुसरो से इतर कबीरादी निर्गुणी संतों की रचना में खड़ी बोली का दर्शन होते हैं। अकबर कालीन कवि गंग भाट ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक ग्रंथ लिखा था। आरंभ में इस भाषा को हिंदी की भाषा कहा जाता था। रामप्रसाद निरंजन कृत भाषा योग विशिष्ट मानक ग्रंथ बहुत साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा हुआ है। लगभग 50 वर्ष उपरांत हिंदी के क्षेत्र में
लल्लू लाला, ईशा अल्लाह खां आदि ने कहानियाँ लिखी। खड़ी बोली के विकास को दो रूपों में बांटा गया है। एक है खड़ी बोली जनता की भाषा और दूसरा है खड़ी बोली गद्य का प्रचार। तो पहला हम लोग अभी जानते हैं जनता की भाषा के रूप में, खड़ी बोली जनता की भाषा के रूप में। यदि मध्य युग की धार्मिक परिस्थिति ब्रज भाषा की उत्कर्ष में सहायक हुई, तो राजनीतिक परिस्थिति ने खड़ी बोली को प्रोत्साहित किया। मुस्लिम वर्ग के साथ हिंदू के साथ यह उर्दू के साथ यह चारों तरफ व्याप्त हो गई। राजनीति के क्षेत्र में ब्रज भाषा का साहित्यिक महत्व घटने लगा। आधुनिक काल में खड़ी बोली की उन्नति का प्रधान कारण उसका गद्य रहा, क्योंकि खड़ी बोली एक विशाल प्रदेश की संपर्क भाषा पहले से ही थी। इसीलिए इसके गद्य को तीव्र गति से फैलने में अधिक समय नहीं लगा। इस काल का साहित्य जनसाधारण की वस्तु बन गया। साहित्य जन समाज के मानस में अवस्थित हुआ। मतलब इसमें जन साहित्य का, खड़ी बोली साहित्य का जन समाज में प्रभाव अधिक हुआ, अवस्थित हुआ। दूसरा है खड़ी बोली गद्य का प्रचार। अंग्रेजों के शासनाधीन होने के पश्चात सन 1856 के बाद मध्य देश की भाषा खड़ी बोली पर शासन परिवर्तन का प्रभाव पड़ा। खड़ी बोली की प्रचुरता बढ़ने लगी। ब्रज भाषा का महत्व घटा। शासन कार्य के सुचारू संचालन हेतु अंग्रेजों को गद्य की आवश्यकता प्रतीति हुई। फलस्वरूप फोर्ट विलियम कॉलेज के अंग्रेज अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लू लाला जी ने खड़ी बोली का तथाकथित सर्वप्रथम प्रयोग प्रेम सागर लिखकर किया। खड़ी बोली की शाश्वतता इतनी अधिक थी कि उस समय यह समूचे उत्तर भारत की लोक भाषा बन गई। साहित्यिक क्षेत्र में भारतेंदु के प्रभाव से और धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव से, साहित्यिक क्षेत्र में भारतेंदु के प्रभाव से और धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव से खड़ी बोली गद्य का प्रचार प्रसार हुआ। 19वीं सदी के अंत तक हिंदी काव्य की भाषा ब्रज एवं गद्य की भाषा खड़ी बोली की गई। शिक्षा प्रसार और पत्र पत्रिकाओं के प्रचार से काव्य भाषा ब्रज और नागरिक जनता की भाषा खड़ी बोली के बीच का यह अंतर जनता को असहम्य हो उठा। फलस्वरूप महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं अयोध्या प्रसाद खत्री ने ब्रज भाषा के विरुद्ध विद्रोह का स्वर उठाया। ब्रज भाषा का अभिव्यक्ति क्षेत्र अत्यंत सीमित और संकुचित था। श्रृंगार ही श्रृंगार के कोमल मधुर भाव नवजागरण के साथ अनेक सामाजिक
सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याएं खड़ी हो गई, जिनकी अभिव्यक्ति हेतु व्रज भाषा में कोई परंपरा नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का उदय और विकास। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे, या फिर अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं बेहतर वीडियो बना सकूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।